इसने एकदम ब्रेक लगा दिए। मैं बुरी तरह डैशबोर्ड से टकरा गया। वो खुद भी बहुत बुरी तरह स्टीयरिंग से टकराया था। क्या हुआ नज़ीर, मैंने खुश्क लहजे में कहा और रिवॉल्वर दोबारा निकाल लिया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा और ज़ारों कतार आंसू बहाने लगा। आपने कमिश्नर साहब को मार दिया साहब, आपने मार दिया उन्हें। पागल मत बनो, मैंने इसे झिड़क दिया। मैंने ये कब कहा है कि मैंने हुमायूं मिर्ज़ा को मार दिया है? हाँ, मैंने इसका वो हशर किया है कि वो जब तक जिंदा रहेगा मुझे याद रखेगा। मैं हंस कर बोला। यह आपने अच्छा नहीं किया कामरान साहब, नज़ीर ने अफसुर्दगी से कहा और जीप आगे बढ़ा दी। साहब तो खुद आपसे मिलना चाहते थे, वो तो खुद आपको पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, मैंने नफरत से होंठ सुकेड़ कर कहा। उन्होंने तो मुझे वहाँ तमाशा बना दिया था, सरेआम मुझे नंगा कर दिया था। ये इनकी मजबूरी है कामरान साहब, नज़ीर ने कहा। पुलिस का पूरा महकमा इनके खिलाफ है। पहली बात तो ये कि वो मुसलमान हैं, दूसरी ये कि वो रिश्वत के नाम से भी गुस्सा करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ बहुत से नेता भी इनके खिलाफ हैं। अगर इनके ख़ानदान के लोग कांग्रेस में बड़े ओहदों पर ना होते तो अब तक तो किसी इल्ज़ाम में फंसा कर इन्हें जेल भेज दिया गया होता। आपका केस ख़ास तौर पर इन्हें दिया गया है, इससे पुलिस डिपार्टमेंट को दोहरा फ़ायदा पहुँचेगा। पुलिस का हर अफसर ये फ़र्ज़ किए बैठा है कि कामरान किसी छलावी या जिन का नाम है, इसे पकड़ना ऐसा ही है जैसे हवा को पकड़ना। कामरान की तलाश में निकलने का मतलब है नाकामी या मौत। आपकी गिरफ्तारी के बाद वो ये भी देखना चाहते होंगे कि कमिश्नर साहब आपसे क्या सलूक करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उलझ कर बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहिब अपने तौर पर आपसे कोई काम लेना चाहते हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि अगर किसी तरह कामरान से मेरी मुलाकात हो जाए तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने पूछा कि साहिब आपका कौन सा काम हो जाएगा? तो हंस कर बोले, बहुत से ऐसे काम हैं जो इस वर्दी की वजह से मैं नहीं कर सकता, मगर कामरान कर सकता है। मगर वो मुझे मिलेगा ही क्यों? मुझे हुमायूं मिर्ज़ा का रवैया याद आ गया। जब मैं इससे हाथापाई कर रहा था तो इसने अपने किसी आदमी को आवाज़ नहीं दी थी। वो बहुत आसानी से मुझे दोबारा गिरफ्तार करवा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया था। डंडे से मुझे कोई ऐसी ज़रब नहीं लगाई थी जिससे मैं वक्ती तौर पर या महीनों के लिए नकारा हो जाता। वो तो मुझे हमेशा के लिए माजूर भी कर सकता था। अब मुझे याद रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना तो चाह रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है ड्राइवर ने जो कुछ कहा हो इसका एक एक लफ्ज़ झूठ हो। भारतीय पुलिस के एक आला अफसर को मुझ जैसे मगरूर दहशतगर्द से क्या काम हो सकता था? मैं आपको कहाँ छोड़ूं? नज़ीर ने यूं पूछा जैसे वो मेरा ज़ाती ड्राइवर हो। फिर झिझकते हुए खुद ही बोला, आप मुझ पर एतमाद तो करेंगे नहीं, वरना मैं आपको अपने घर ले जाता। मेरी अम्मा और बहनें आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आपसे मिलने का शौक़ तो अब्बा को भी है, मगर वो ज़्यादातर नई दिल्ली में रहते हैं। कमिश्नर साहब के वालिद आजकल नई दिल्ली में हैं, तो मुझे अपने घर का पता बता दूँ। अभी तो मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, अगर वक़्त मिला तो ज़रूर आऊँगा। मैंने इसे टालने को कहा। और हाँ, अगर कहीं से कोई रेडीमेड पैंट शर्ट मिल जाए तो मुझे ला दो। इसके लिए तो हमें आलाबाद के बाज़ार में जाना पड़ेगा, नज़ीर ने जवाब दिया। तो फिर वहीं चलो, पुलिस कमिश्नर की ये वर्दी मेरे लिए ख़तरा है। ड्राइवर ने जीप का रुख बाज़ार की तरफ मोड़ दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है बाज़ार जाकर ड्राइवर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश करे, मुझे पुलिस के हवाले कर दी या शोर मचा दी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इसे तनहा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसके साथ दुकान में जाऊँगा। थोड़ी देर बाद हम आलाबाद के बारोनक बाज़ार में मौजूद थे। नज़ीर ने जीप एक जगह पार्क की और मुझसे बोला, आप बैठे, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। मैं यहाँ बैठ कर क्या करूँगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा। नज़ीर अचानक अफसुर्दा दिखाई देने लगा। इसने बुर्राई हुई आवाज़ में कहा, आपने मुझ पर अभी तक एतमाद नहीं किया है, चले यूँ ही सही। देखो नज़ीर, मैंने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, कोई भी इंसान जब इस किस्म के हालात से गुजरता है, जैसे हालात से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो अपने साइज़ से भी देखता है। मुझे लोगों का बहुत तलख तजुर्बा है, इसीलिए प्लीज़ दिल छोटा मत करना। मौका मिलते ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपकी गर्दन और कॉलर के कुछ हिस्से पर अंदरूनी जानिब खून का हल्का सा धब्बा है। मुझे याद आ गया कि हुमायूं मिर्ज़ा ने जब मुझे मारा था तो मेरे सर से खून बहा था। जहाँ मुझ पर तशद्दुद किया गया वहाँ एक बाल्टी में पानी भी मौजूद था। मैंने इसी पानी से अच्छी तरह मुँह धोया था। मुमकिन है मेरी गर्दन पर खून का कोई धब्बा रह गया हो जो बाद में शर्ट के कॉलर पर भी लग गया हो। सामने ही कमेटी का नलका था जहाँ से कुछ बच्चे पानी पी रहे थे। मैंने जेब से रुमाल निकाला और एक बच्चे को आवाज़ दी, इधर आओ। बच्चा पुलिस की जीप देखकर बुरी तरह सहम गया। वो रास्ता कांपता मेरे पास आया और बोला, माँ कसम साहब, अभी अपन जुआ खेलना एकदम बंद कर दिया है। अभी तो अपन एक ढाबे पर लगा हुआ है। अच्छा ज़रा ये रुमाल सामने वाले नलके से गीला कर लाओ। वो रुमाल गीला करके लाया तो मैंने जीप के बैक व्यू मिरर का रुख अपनी जानिब घुमाकर खूब अच्छी तरह खून के दाग धब्बे साफ़ किए और हर तरह मुतमईन होने के बाद जीप से उतराया। नज़ीर मेरे साथ साथ था। वो जानता था कि होलिस्टर की बजाय रिवॉल्वर मेरी जेब में है और मैं इससे किसी भी वक्त फायर कर सकता हूँ। हम दोनों रेडीमेड गारमेंट की एक बड़ी दुकान में पहुँचे। दुकान का मालिक पुलिस कमिश्नर समझकर मेरे आगे बिछा जा रहा था। मैंने जल्दी अपने लिए पैंट शर्ट के 2 जोड़े पसंद किए
मुझे। हालांकि सेल्समैन ने तो मेरे आगे कपड़ों का एक ढेर लगा दिया था। मैंने उजलत में अदायगी की और दुकान से बाहर आ गया। मुझे ये भी फिक्र थी कि पुलिस पार्टी अब तक मेरी तलाश में निकल पड़ी होगी। मैं ना सिर्फ पुलिस कमिश्नर की वर्दी में था बल्कि इसकी जीप भी मेरे इस्तेमाल में थी। जीप को तलाश करना यूँ भी बहुत आसान था। नज़ीर की बातों में मुझे वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ था। मुझे यूँ लगा जैसे इसने मुझे किसी बाकायदा मंसूबे के तहत बातों में लगाया था ताकि पुलिस पार्टी इसको मुझे गिरफ्तार करने का मौका मिल जाए। मैंने जितनी देर में ख़रीदारी की थी, नज़ीर ने काउंटर खड़े ही खड़े अपने घर का एड्रेस लिख दिया था। मुझे इसके एड्रेस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इसका दिल रखने के लिए मैंने इसका एड्रेस ले लिया और इससे कहा, बस अब तुम जीप यहाँ से लेकर चले जाओ। इसने हैरत से मुझे देखा और आप, मैं भी कहीं ना कहीं तो चला ही जाऊँगा, मैंने जवाब दिया और महतात अंदाज में दुकान से बाहर निकल गया। फिर मैं नज़ीर की मुखालिफ सिमत में कुछ दूर पैदल चलता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे एक टेम्पो रिक्शा नज़र आ गया। मैंने इशारे से इसे रोका तो वो रुक गया। जैसे ही मेरे हाथ ब्रेक हों, मैंने इसे स्टेशन चलने को कहा। इस वक्त स्टेशन ही वो वाही जगह थी जहाँ मैं लिबास तब्दील कर सकता था। मैं वेटिंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ एक बुढ़ा बैठा कोई मैगजीन देख रहा था। इसने एक नज़र उठाकर देखा, फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मैं कपड़ों को हाथ में उठाए हुए सीधा बाथरूम में घुस गया। अंदर जाकर मुझे ख्याल आया कि मेरे सर पे हिंदू वाली बूदी भी है, इसे कैसे साफ़ करना था। मैं दोबारा स्टेशन पर आया और बाहर जाकर दुकान से सस्ता सा एक सेफ्टी रेज़र, शेविंग ब्रश और क्रीम वगैरह ख़रीद ली। मैं दोबारा वेटिंग रूम में पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बूढ़ा पारसी भी जा चुका था, शायद इसकी ट्रेन का वक्त होगा। 10 मिनट बाद मैं बाथरूम से बरामद हुआ तो मेरे जिस्म पे पैंट शर्ट थी, सर की बुद्धी गायब हो चुकी थी। मैंने शेव भी कर लिया था। पुलिस कमिश्नर की वर्दी मैंने लपेट कर एहतियात से इस लिफाफे में रख ली थी जिसमें रेडीमेड कपड़े थे। अलबत्ता मैंने पुलिस कमिश्नर का चश्मा लगा लिया था। आईने में खुद को देख कर हंसी आ गई। मैंने सोचा अभी बाहर जाकर एक फ्लैट हैट या कोई जदीद किस्म की टोपी भी ले लूँगा ताकि हुलिया बिल्कुल ही बदल जाए। मैं स्टेशन से बाहर निकल कर दोबारा टेम्पो में बैठ गया और इसे सरदार जी के इलाके का पता बताकर आंखें मूंद ली। रात भर की जगार और दिन भर की ज़हनी अजियत ने मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मुझे ग्लोरिया और कांदा की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी, वो दोनों महफूज थी। फिक्र सिर्फ तैमूर की तरफ से थी, मगर वो इससे पहले भी बार बार इस किस्म के हालात से गुजर चुका था। वो सख्तियाँ झेलने का आदी था। बहरहाल इसे पुलिस के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता था। मैंने सोच लिया था कि मौका मिलते ही तैमूर को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने ख्यालात में इतना महव था कि मुझे टेम्पो वाले के टोकने पर होश आया। टेम्पो इस इलाके में पहुँच चुका था जहाँ सरदार जी का बंगला था। मैंने इसे किराया अदा किया और ख़ुद पैदल टहलता हुआ सरदार जी के बंगले की तरफ रवाना हो गया। सरदार जी पहले तो मुझे देखकर हैरान हुए, फिर दूसरों को न पाकर खासी परेशान हो गए और बोले, बाकी लोग कहाँ हैं? और भाई मुझे अंदर तो आने दो, मैं रात भर का जागा हुआ हूँ और 2 दिन का भूखा हूँ। सरदार जी रास्ते से एक तरफ हटते हुए बोले, वो क्यों झूठ बोलते हो? 2 दिन तो तुम्हें यहाँ से गए हुए भी नहीं हुए। जब मैं रात जाकर गुजारता हूँ तो इसे भी एक दिन काउंट करता हूँ। मैंने हंस कर कहा, मुझे वाकई शदीद भूख लग रही थी। स्टेशन के पास कई होटल थे, मगर मैंने वहाँ खाना इसलिए नहीं खाया कि ऐसे मौक़ों पर पुलिस अमूमन स्टेशन, एयरपोर्ट और बसों के अड्डे की निगरानी करती है। स्टेशन के वेटिंग रूम में जाकर भी मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। इस वक्त मेरे जिस्म पर पुलिस कमिश्नर की यूनिफॉर्म थी। मैं जहाँ भी, जिस होटल में भी जाता, लोग मुझे याद रखते। जाहिर है पुलिस कमिश्नर कोई भूलने वाली चीज़ तो नहीं होता। इतनी देर में सरदार जी न जाने कितने अंडों का आमलेट, 4 अंडे फ्राई, डबल रोटी का फैमिली पैक और प्याला भर के मक्खन ले आए। सरदार जी, अभी दूसरे लोगों के आने में देर है, अभी सिर्फ मैं खाऊंगा, मैंने हंस कर कहा। वो तो फिर खाओ ना, सरदार जी ने हंस कर कहा। आखिर तुम 2 दिन के भूखे हो। मुझे वाकई भूख लग रही थी। मैंने आओ देखा न था, एकदम नाश्ते पर पल पड़ा। मैं नाश्ते से फारिग भी नहीं हुआ था कि सरदार जी 2 मग्गों में कॉफ़ी ले आए। वाह सरदार जी वाह, मैंने हंस कर कहा, तुम्हें तो किसी की घरवाली होना चाहिए था। फिर अचानक मुझे इस DSP का ख्याल आया। मैंने कॉफ़ी का मग उठाते हुए सरदार जी से पूछा, वो हमारी मेहमान का क्या हाल है? मेहमान बिल्कुल खैर खैरियत ना ले, बस जब मैं रोटी पानी लेकर जाता हूँ वो यही कहता है कि इन लोगों के आने से पहले मुझसे मुका कर लो, वरना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर कर लेते मुका। मैंने सरदार जी को छेड़ा, लाइफ बन जाती तुम्हारी। अच्छा छड़ दिन गल्ला नू, सरदार जी ने कहा। ए दस ओ यार, अपना तैमूर किथे जे? सरदार जी जब बहुत अच्छे मूड में होते थे तो पंजाबी बोलते थे, वरना उर्दू और पंजाबी मिक्स करके बोलते थे। ये इनकी आदत थी। हालांकि इन्हें उर्दू भी बहुत अच्छी आती थी। तैमूर इस वक्त हवालात में है, मैंने संजीदा होकर कहा। अरे सरदार जी उठकर खड़े हो गए, वो जेल में है और तुम यहाँ बैठे मज़े से खा रहे हो। सरदार जी मुंह बनाकर बोले, तो मुझे क्या भूखा मरना है? मैंने कहा, वाह जी अच्छे दोस्त हो तुम भी। अभी 12 तो बजे नहीं सरदार जी। मैंने फिर इन्हें छेड़ा, तुम अभी से बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तैमूर पर ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात नहीं है, इसे कोई यहाँ पहचानता भी नहीं है, इसकी तो कल ही ज़मानत हो जाएगी। वो तो अभी किसी की नज़रों में मेरे साथी की हैसियत से नहीं आया। सरदार जी ने सुकून का सांस लिया और बोले, इन दोनों कुड़ियों का क्या होगा? इनकी भी कोई ज़मानत लेना पड़ेगी। इनकी ज़मानत कौन ले सकता है? मैंने
मैंने हंस कर कहा। औरत जात की भला क्या जमानत, मजाक बाद में कर लेना। सरदार जी चिढ़ गए। हर बात का उल्टा जवाब दे रहे हो। अरे बाबा, इन लोगों की जमानत की ज़रूरत यूँ नहीं है कि वो सिरे से गिरफ्तार ही नहीं हुई और मेरे एक दोस्त के घर में इत्मीनान से बैठी हैं। ये सुनकर सरदार जी ने सुकून का सांस लिया और उठकर जाने लगे। अब कहाँ चले, मैंने हंस कर पूछा। यार तुम्हें एक और अच्छी सी कॉफ़ी पिलाऊं? ऐसा करो, मैंने उठते हुए कहा, कॉफ़ी के मग लेकर नीचे आ जाओ, इस डीएसपी को भी कॉफ़ी पिला दें। ये भी ठीक है, मैंने तो इसे कल से चाय भी नहीं दी, याद ही नहीं रहा। मेरी आहट पाकर डीएसपी ने आंखें खोल कर देखा, फिर मुझे देखकर झपट के उठ बैठा। आखिर तुम लोग मुझे कब तक यहाँ कैद में रखोगे? वो बुना कर बोला। मेरे घर वालों ने तो मेरा 13वां भी कर दिया होगा। वाह डिप्टी साहब, आपकी तो यादाश्त बीमारी गई है। आपको यहाँ आए हुए 13 दिन हो गए क्या? वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया और बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान देखे हुए कई बरस हो गए हैं। तुम्हारे लिए एक अहम इतला है, मैंने संजीदा होकर कहा। विनोद पांडे और अल्बर्ट दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, मगर वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास भी बरामद नहीं हुए। फिर इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है? डीसीपी ने पूछा। असल में सौदेबाजी के मौका पर इन दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे को मारा। अल्बर्ट के आदमी पुलिस को ले आए, पुलिस का भी एक जवान मारा गया। पुलिस ने अल्बर्ट और विनोद दोनों को धर लिया। इस वक्त मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, डीसीपी ने खुशामद भरे लहजे में कहा। अगर वो कागजात इधर उधर हो गए तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तो तुम्हें देश के बजाय अपने बच्चों की फिक्र थी, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटी और एक बेटा है, डीसीपी ने जवाब दिया। बेटी बड़ी है और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, लड़का अभी 7वीं क्लास का है। तुम्हारे बच्चे तो बहुत आला स्कूल में पढ़ते होंगे, मैंने तंज किया। तुम्हें पैसे की क्या कमी है? मैं असल में इसकी बेटी के कॉलेज का एड्रेस मालूम करना चाहता था। फिर डीसीपी ने जोश में आकर बेटी के कॉलेज और बेटे के स्कूल का नाम बता दिया। ठीक है, सुबह हम तुम्हें छोड़ देंगे, मैंने इससे कहा। इसने गैर यकीनी से मेरी तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। इसके साथ कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे, फिर उठकर ऊपर आ गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त कांता और ग्लोरिया को ना छेड़ा जाए। मैंने सरदार जी से कहा, वो लोग महफूज हैं, मगर तुम तो इस पुलिसिए को छोड़ने की बात कर रहे हो। सरदार जी ने कहा, मेरा प्लान कुछ और है। सुबह हम इसकी बेटी के कॉलेज जाएंगे और इसे उठाकर यहाँ ले आएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? सरदार जी ने पूछा। तुम्हारी अकल ज़रा मोटी है, मैंने कहा। इसकी बेटी को यहाँ लाकर हम इस पुलिसी को छोड़ देंगे और शर्त रखेंगे कि पहले वो तैमूर को हालात से छुड़वाए, हम इसकी बेटी को छोड़ देंगे। मेरी तजवीज़ सुनकर सरदार जी उछल पड़ी और बोले, ओए तुम तो पक्के हो? उन्होंने प्यार में आकर मुझे गलीज़ गाली दे डाली। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है सरदार जी, मैंने कहा। ये काम तुम्ही को करना पड़ेगा, मैं तो अभी बाहर निकल नहीं सकता हूँ। पूरे आला-ए-बाद की पुलिस मेरी तलाश में होगी, वो हर गंजे आदमी को गौर से देखेंगे। सरदार जी एकदम फिक्रमंद हो गए और बोले, यार ये काम तो बड़ा ही औखा है, मैंने आज तक कुड़ियाँ चुकने का काम नहीं किया। तो अब कर लो, मैंने हंस कर कहा। अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वही दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है, मगर अब तक इधर का माल उधर और उधर का इधर ही किया है। बंदे भी हमारे हैं मगर ये कुड़ियाँ। अच्छा बहानेबाजी मत करो, मैंने हंस कर कहा। विग, मेकअप का सामान और कॉन्टैक्ट आई लेंस ले आना। मैं जानता हूँ कि ये काम तुम्हारी बस का नहीं है। ये सुनकर सरदार जी की जान में जान आई। सुबह मैं सोकर उठा तो सरदार जी गायब थे। मैंने अपने लिए चाय बनाई तो सरदार जी भी लंदे फंदे वो मतलूबा सामान ले आए। मैंने तैयार होकर सर पर विग जमाई, चेहरे पर मूंछों का इजाफा किया और लेंस लगाकर बिल्कुल अपना हुलिया ही बदल लिया। गाड़ी तो सरदार जी के पास ही थी। डीसीपी की बेटी बहुत मासूम सूरत और भोली भाली थी। जिंदगी में बहुत से काम हमें अपनी मर्जी के खिलाफ करने पड़ते हैं, ये काम भी ऐसा ही था। मैं डीसीपी से बातों में इसका हुलिया भी पूछ लिया था। फिर मैंने कॉलेज के चौकीदार से भी कह दिया था कि मुझे डीसीपी साहब ने भेजा है, इनकी कोई बेटी यहाँ पढ़ती है, मैं इसी को लेने आया हूँ। फिर इस मासूम सूरत बच्ची को गाड़ी में बिठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो खुद भी अपने पापा से मिलने को बेचैन थी। मैंने एहतियातन रास्ते में लड़की को बेहोश कर दिया ताकि वो जगह की निशानदही न कर सके। जिस वक्त मैं लड़की को लेकर सरदार जी के बंगले पर पहुंचा तो वो मुस्तरिब होकर खड़े हो गए और बोले, ये क्या जुल्म कर दिया तुमने? इससे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने इसी लहजे में कहा, मैं खुद भी इस हरकत का कायल नहीं हूँ। वो डीसीपी से कम पर राजी नहीं होता। लड़की को ड्राइंग रूम में सरदार जी के पास छोड़कर मैं तहखाने में चला गया। मुझे देखते ही डीसीपी ने कहा, तुमने वादा किया था कि आज मुझे छोड़ दोगे, मगर तुमने अभी तक मुझे नाश्ता भी नहीं कराया। सरदार जी ला रहे हैं नाश्ता, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने इससे पूछा, तुम पुलिस के इतने सीनियर अफसर हो, तुम तो अफसरों के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। हाँ, तकरीबन सब के बारे में जानता हूँ। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे भी तमाम पुलिस अफसरान की रिपोर्ट्स मेरे ही पास होती हैं। ये पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्ज़ा कैसा है? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। एक नंबर का हरामी है, डीसीपी ने जहरीले लहजे में कहा। वैसे तो किसी की बात नहीं सुनता, मगर मुसलमानों का फेवर करता है। खुद मुसलमान है ना, और क्या खराबी है इसमें? मैंने पूछा। मगर तुम ये सब क्यों पूछ
सोच रहे हो। असल में एक पार्टी ने मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र दी है, तकरीबन 20 लाख रुपए। किस लिए? डीसीपी ने उलझ कर पूछा। हुमायूं मिर्ज़ा को उड़ाने के लिए। इन लोगों ने कहा है कि इसके जिस्म में इतनी गोलियां मारो कि छलनी हो जाए, मगर चेहरा मसख नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी ऑफ़र है, ये काम तुम कर भी सकते हो। मुझे मालूम है कि ये ऑफ़र तुम्हें किसने दी है। किसने दी है? चलो तुम्हारा अंदाज़ा भी देख लें। ये ऑफ़र तुम्हें डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से मिली होगी। वाह यार, तुम तो वाकई बहुत कुछ जानते हो। मैंने कहा, मुझे ये काम करने में कोई एतराज़ नहीं है और मेरे लिए ये कोई बड़ा काम भी नहीं है। मगर क्या? डीसीपी जल्दी से बोला। तुम भी यही चाहते हो कि हुमायूं मिर्ज़ा को रास्ते से हटा दिया जाए? मैंने पूछा। ये तो हर पुलिस वाला चाहता है, डीसीपी ने कहा। अब तुमसे क्या छुपाना? हुमायूं मिर्ज़ा इन लोगों में से है जो ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। खुद तो वो जागीरदार और इंडस्ट्री का मालिक है, इसका पेट तो भरा हुआ है, मगर दूसरों ने क्या कसूर किया है? तुम अगर ये काम कर दो तो पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये काम करने को तैयार हूँ, मैंने अचानक कहा, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कुछ तवक्कुफ़ करने के बाद कहा, हुमायूं मिर्ज़ा ने मेरा एक आदमी गिरफ्तार कर लिया है, विनोद पांडे, और अल्बर्ट के साथ वो भी लपेट में आ गया है। तुम अगर इसे छोड़ने का वादा करो तो हुमायूं मिर्ज़ा कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। डीसीपी सोच में पड़ गया, फिर सर हिलाकर बोला, ये काम बहुत मुश्किल है। हुमायूं मिर्ज़ा का गिरफ्तार किया हुआ आदमी तो सिर्फ अदालत छुड़ा सकती है। मगर क्यों? मैंने कहा, यार इसके बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। इसका एक चचा सेंट्रल मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर का ख़ास आदमी है। ज़रा सी देर में इलाहाबाद से लेकर न्यू दिल्ली तक फ़ोन खड़कने लगते हैं। हुमायूं मिर्ज़ा खुद ट्रांसफ़र करा के यहाँ आया है। किसी ने चैलेंज किया था कि इलाहाबाद में इसकी दाल नहीं गलेगी, मगर यहाँ आते ही इसने पहला बार डिफेंस सेक्रेटरी पर किया। इसके भाई की सरपरस्ती में यहाँ जुए के अड्डे चलते थे और एक रात में लाखों रुपए इधर उधर हो जाते थे। जाहिर है इसमें से पुलिस वालों को भी हिस्सा मिलता था। मगर यहाँ पहुँचते ही हुमायूं मिर्ज़ा ने वो सारे अड्डे एक एक करके बंद करा दिए। न सिर्फ अड्डे बंद किए बल्कि अड्डे चलाने वालों को भी लंबी सजाएं दिलवाईं। इसके मुकाबले में एक मुसलमान ने भी जुए का एक अड्डा खोल रखा था। हुमायूं मिर्ज़ा ने इसे सिर्फ तंबीह करके छोड़ दिया और इसका अड्डा चल रहा है। मैंने पूछा। नहीं, अड्डा तो खैर बंद कर दिया, मगर अदालत से इसे सज़ा नहीं दिलवाई। ये फेवर नहीं है तो क्या है? मैं हुमायूं मिर्ज़ा को आज ही ठिकाने लगा दूंगा, मगर शर्त वही है। मैंने कहा, वो शर्त बहुत मुश्किल है, डीसीपी ने झिंझलाकर कहा। तो फिर एक और शर्त है, मैंने कहा, और इसे हैरान परेशान छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं ऊपर पहुंचा तो डीसीपी की बेटी अभी तक बेहोश थी। मैंने सरदार जी से कहा, इसे उठाकर तहखाने में ले चलो। सरदार जी ने लड़की को कंधे पर उठाया और मेरे पीछे पीछे तहखाने में आ गए। डीसीपी को बेटी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ लटकी हुई टांगें और पुश्ती दिखाई दे रही थी। इसने हैरानी से पूछा, ये कौन है? सरदार जी ने इसे बहुत एहतियात से बेड पर लिटा दिया। इसका चेहरे देखते ही डीसीपी दीवानों की तरह चीखा, रिदा मेरी बेटी तो ठीक है? फिर वो बिफर कर हमारी तरफ मुड़ा और बोला, इसे कौन यहाँ लाया है? इसने इंतहाई गलीज़ गाली बकते हुए कहा। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो बेड से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। इसे मैं यहाँ लाया हूँ, मैंने भुना कर कहा, और आइंदा अपनी ये गंदी जुबान काबू में रखना समझे। मगर मेरी बेटी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? डीसीपी चीख कर बोला। दुश्मनी अगर मुझसे है तो मुझे गोली मार दो। ना मैं तुम्हें गोली मारूंगा, ना तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ होगी। बस तुम्हें मेरे आदमी को वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? इसने बिफर कर कहा। करना चाहते हैं इसे क्या मतलब? हम कर रहे हैं तुम्हें ब्लैकमेल, सरदार जी ने हंस कर कहा। तुझे अगर अपनी इज्जत और ज़िंदगी अजीज़ है तो हमारे आदमी को वहाँ से निकाल दो, वरना बेटी को भूल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे आदमी को वहाँ से निकलवा दूंगा, डीसीपी ने कहा, मगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसकी आवाज़ भुर्रा गई और वो गलोगीर लहजे में बोला, इसे मैंने बहुत नाजों से पाला है, इसके लिए हुमायूं मिर्ज़ा से तो क्या, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टकरा जाऊँगा। अब की ना मर्दों वाली बात, सरदार जी ने हंस कर कहा। चलो आंखों पर पट्टी बंधवाओ, मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, मैं अपनी राधा से मिल तो लूँ, इसे होश में तो आने दो, डीसीपी जज्बाती लहजे में बोला। सरदार जी ने गिलास में पानी लेकर राधा को छींटे मारे तो जरा ही देर में इसकी आंखें खुल गईं। इसे होश में आता देखकर डीसीपी चीखा और इसकी तरफ बढ़ा। राधा मेरी बेटी, तू ठीक तो है? आप कहाँ चले गए थे पापा? राधा उठकर बाप से लिपट गई। मैं काम से गया था बेटी, डीसीपी ने कहा, फिर समझाने वाले अंदाज में बोला। राधा बेटी, आजकल एक बहुत खतरनाक मिशन पर हूँ। इन लोगों ने धमकी दी है कि अगर मैंने इनका पीछा न छोड़ा तो वो तुम्हें अगवा कर लेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अंकल कामरान बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जब तक वापस ना आ जाऊँ तुम इन्हीं के पास रहना, बाहर मत निकलना, तुम्हारे लिए बाहर बहुत खतरा है। तो इन लोगों का पीछा आप छोड़ क्यों नहीं देते? राधा ने मासूमियत से पूछा। इन लोगों का पीछा छोड़ दिया तो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँचेगा। क्या तुम चाहती हो कि हमारे देश को कोई नुकसान पहुँचे? तो पापा, राधा जल्दी से बोली। तो फिर ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह अपने बेडरूम में आओ और इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। वहाँ 2 बेडरूम और थे, इनमें से एक बेडरूम डीसीपी के इस्तेमाल में था, दूसरा सरदार
जी ने राधा के लिए सेट कर दिया। राधा सादतमंद बच्चों की तरह अपने बेडरूम में चली गई। इसके जाने के बाद सरदार जी ने डीसीपी की आंखों पर पट्टी बांधी और इसे हाथ पकड़ के तहखाने से बाहर ले आया। मैंने फिर सरदार जी को घर में छोड़ा और डीसीपी को गाड़ी में बिठाकर इलाहाबाद के आखिरी सिरे तक ले गया। वहाँ जाकर मैंने इसकी आंखों से पट्टी खोल दी और इसे बताया कि तैमूर इस थाने में है जिसकी हुदूद शांतिपुर का इलाका है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।